Hello students, today we will read SST Part 1 Chapter 4 Expenses of the Delhi Sultanate. So students, आज हम इतिहास से दिल्ली सल्तनत का विस्तार पढ़ने वाले हैं. So look at this video and listen carefully. In the previous lesson, we learned about the establishment of the Delhi Sultanate. We saw that high officials did not like to be controlled by the Sultan. We also saw that the Sultan's officials could not collect revenue from the village. What did the later sultans do to solve these problems? To find out, let us visit to Gunjan and Manorama's school. Gunjan and Manorama's study in class 7. Today they have a history lesson. बच्चों, आज हम इतिहास में दिल्ली सल्तनत के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे. आपने पिछले पार्ट में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि सल्तनत के बड़े अधिकारी सुल्तान से दबकर नहीं रहना चाहते थे. हमने यह भी पढ़ा कि सुल्तान के अधिकारी गांव से लगान इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे. बाद के सुल्तानों ने इन समस्याओं का किस तरह समाधान किया, यह जानने के लिए हम गुंजन और मनोरमा के स्कूल चलते हैं. गुंजन और मनोरमा कक्षा 7वीं में पढ़ते हैं. आज उनकी क्लास में इतिहास का पाठ पढ़ाया जा रहा है. शिक्षक बता रहे थे कि बलबन की मृत्यु के कुछ सालों बाद सन 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना. जलालुद्दीन खिलजी उदारता व क्षमाशीलता को आधार बनाकर शासन करना चाहता था, लेकिन कुछ सालों बाद उसके ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसे छल से मार दिया और खुद सुल्तान बन गया. सो स्टूडेंट्स, let's do start the chapter. Gunjan. Sir, from where do we get all this information? गुंजन कहती है, गुंजन ने शिक्षक से पूछा कि गुरुजी, इन सब घटनाओं की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है. टीचर ने कहा, Teacher, that's a good question. Tell me, how did we learn about earlier kings like हर्षवर्धन and अशोक? शिक्षक ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक पूछा, मगर यह तो बताओ कि अशोक या हर्ष जैसे पुराने राजाओं के बारे में हमें कैसे पता चलता है. डोली ने जवाब दिया. डॉली, From the stone inscriptions engraved on copper plates and coins, and from books written at that time. डॉली ने कहा कि शिलालेखों, ताम्रपत्रों या सिक्कों से और उस जमाने में लिखी किताबों से हमें उनके बारे में पता चलता है. अब टीचर ने कहा, But we find inscriptions of only a few kings, so we don't know much about all the other kings who ruled in ancient times. Similarly, there are very few stone inscriptions about the Delhi Sultanate. Fortunately, we do have many books written by historians and poets of the royal courts, which give us a lot of details about this period. Apart from this, we also get information from the coins and during their time and the buildings they constructed. Sufi Sant also wrote many books describing the life of the people during this era. टीचर ने कहा, दिल्ली के सुल्तानों के शिलालेख तो हमें बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उनके दरबार में रहने वाले इतिहासकारों व कवियों के द्वारा लिखी किताबों से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है. प्राचीन काल के राजाओं में से तो कुछ ही राजाओं के शिलालेख हमें मिले हैं. बाकी राजाओं के बारे में बहुत कम या नहीं के बराबर जानकारी मिलती है. लेकिन सल्तनत काल के इतिहासकारों ने लगभग हर छोटे बड़े सुल्तान के बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा है. इनके अलावा इन सुल्तानों के सिक्के और उनके द्वारा बनवाई गई इमारतों से भी हमें बहुत जानकारी मिलती है. इस समय सूफी संतों ने कई पुस्तकें लिखी.
इनमें इनसे उस समय के लोगों के जीवन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। सो आर्या ने कहा, विच बुक टेल्स अस अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। सो आर्या ने कहा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें कौन सी बुक से पता चलता है। टीचर ने कहा, देयर आर बुक्स रिटन बाय द फेमस पर्सियन पोएट अमीर खुसरो। द वेल नोन historian Ziauddin Barni has also written a book titled Tahqiq-e-Firoz Shahi, which tells us about Alauddin Khilji. सो टीचर ने क्या कहा, अलाउद्दीन के बारे में प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो की किताबों से हमें पता चलता है कि इसके अलावा बर्नी नामक इतिहासकार की पुस्तक तारीख फिरोज शाही से भी हमें जानकारी मिलती है। सो स्टूडेंट्स, why is it difficult to get information about all the kings who ruled in ancient times? बच्चों, क्या बता सकते हैं पुराने समय के सभी राजाओं के बारे में हमें पूरी जानकारी क्यों नहीं मिल पाती? सुल्तानों ने शिलालेख बहुत कम खुदवाए, इसके क्या कारण हो सकते हैं? सो लेट्स सी। अलाउद्दीन खिलजी। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ये खिलजी वंश का क्या था? पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जो 5 वंश हुए दिल्ली में, सबसे पहला गुलाम वंश, फिर ये है दूसरा खिलजी वंश। सो इसके बाद आएगा तुगलक वंश, देन लोधी वंश और फिर सैयद वंश। सो हमने तो गुलाम वंश पढ़ा है। अब देखते हैं हम खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। टीचर कहते हैं, अलाउद्दीन बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1296. He was very ambitious and made his सल्तनत वेरी स्ट्रॉन्ग। टीचर कहते हैं कि अलाउद्दीन जो है, अलाउद्दीन सन 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना। वह बड़ा महत्वाकांक्षी था और उसने सल्तनत को सुदृढ़ बनाया। और वो आगे कहते हैं, बिफोर ही बिकेम द सुल्तान ही डिफीटेड द किंग्स ऑफ देवगिरी एंड brought back a lot of wealth from his kingdom. He not only strengthened his army with this wealth but shared it among his prominent amirs to win their loyalty. In this way, he gradually brought most of the amirs and generals under his control. He made rigid rules that no one dared to disobey. He dealt severely with amirs who sought things of disloyalty and appointed new amirs in their place. He gave high position to Indian Muslims too. सुल्तान बनने से पहले ही उसने दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य को हराया था और वहां से काफी धन लूट कर लाया था। उस धन से उसने न केवल अपनी सेना को मजबूत बनाया बल्कि बड़े अमीरों में धन बांटकर उसने अपनी तरफ कर लिया। धीरे धीरे उसने ज्यादा अमीरों व सरदारों को अपने नियंत्रण में कर लिया। उसने ऐसे कड़े नियम बनाए कि कोई भी अमीर अपनी मनमानी नहीं कर पाता था और सुल्तान की हर बात उसे माननी पड़ती थी। जो अमीर उसकी बात को नहीं मानते थे उन्हें वह कठोर दंड देता था और उनकी जगह नए अमीर नियुक्त कर देता था। उसने बहुत से भारतीय मुसलमानों को भी ऊंचे पद दिए थे। सो मनोरमा ने अब कहा, वाई डिड द अमीर्स नॉट रिवोल्ट अगेंस्ट हिम। मनोरमा कहती है, तो क्या अमीरों ने उसके खिलाफ विद्रोह नहीं किया? सो टीचर कहते हैं, अलाउद्दीन प्रोहिबिटेड हिज अमीर्स from drinking alcohol, celebrating festivals or holding lavish marriage and dinner parties. He believed that they used such occasions to conspire against him. His spies kept him
informed about their activities, so none of them dared revolt against him. टीचर कहते हैं कि अलाउद्दीन ने अमीरों के विद्रोह को रोकने के लिए शराब पीना, शादी ब्याह में खुलकर उत्साह मनाना, बड़ी दावत आदि पर रोक लगा दी गई। उसका मानना था कि ऐसे मौक़ों पर अमीर जो होते हैं सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचा करते हैं। इसके अलावा उसके जासूस उसे हर अमीर की खबर देते रहते थे। इन कारणों से उसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं हो सका। देवगिरी से मिले धन का अलाउद्दीन ने क्या उपयोग किया होगा, क्या बता सकते हैं? और अलाउद्दीन के खिलाफ अमीर विद्रोह क्यों नहीं कर पाए? आप लोग इसे घर में सर्च कीजिए। आगे देखते हैं हम, अलाउद्दीन एक्सपेंडेड हिज किंगडम, राज्य का विस्तार। टीचर्स कहते हैं अलाउद्दीन हैड अ पावरफुल आर्मी एंड disciplined amirs. He conquered many new territories with their helps. He vanquished Gujarat in 1299 and then annexed the kingdom of Ranthambore, Chittor and Malwa to his empire, amassing considerable wealth from them in the process. In which direction from Delhi to Ranthambore, Chittor and Malwa lie? Find out from map 4.1. अलाउद्दीन के पास ताकत, सेना व अनुशासित अमीर थे। उनका उपयोग उसने नए राज्यों को जीतने के लिए किया। सन 1299 में उसने गुजरात पर विजय पाई और उसके बाद रणथंबोर, चित्तौड़ व मालवा आदि राज्यों को हराकर वहां से खूब सारा धन प्राप्त किया और इन राज्यों को उसने अपनी सल्तनत में क्या किया, मिला लिया। बच्चों आप लोग इसे 4.1 जो है चित्र है, मानचित्र आपके जो बुक में दिया हुआ है उसे में आप रणथंबोर, चित्तौड़ और मालवा साम्राज्य दिल्ली से किस दिशा में है यह देख सकते हैं। अब देखते हैं हम संदीप, एक और स्टूडेंट था संदीप। वह क्या कहता है कि सर दे लाई टू द ईस्ट ऑफ दिल्ली। सलमा नो दे आर टू द वेस्ट ऑफ दिल्ली। संदीप बोला गुरुजी ये सभी जगह दिल्ली के पूर्व दिशा में है। सलमा ने तत्काल कहा कि नहीं, पश्चिम दिशा में है। आप बताइए कि उन साम्राज्यों की सही दिशा क्या है, क्या बता सकते हैं बच्चों? अब देखते हैं हम नेक्स्ट। आप लोग जो है इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रणथंबोर, मालवा और चित्तौड़ कहाँ पर है। देन आगे देखते हैं हम, अलाउद्दीन attacked Devgiri several times, plundering it at amassing a lot of wealth. He annexed the kingdom to his empire. He also conducted an extensive military campaigns in South India, defeating all the kingdoms up to Madurai and Rameswaram. His main aim was not to expand his empire but to amass wealth, so he returned the kingdom to the defeated rulers but made them pay tax every year and give expensive gifts. अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्य देवगिरी पर कई बार आक्रमण किया और उसे परास्त कर बहुत सा धन लूटा था, लेकिन देवगिरी को क्या किया, उसने अपने राज्य में नहीं मिलाया। फिर वह एक लंबे अभियान में दक्षिण भारत के तमाम राजाओं को हराते हुए सुदूर जो है बहुत दूर दक्षिण में मदुरै और रामेश्वर तक जा पहुंचा। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो क्या है, ये दक्षिण की दिशा है। इस दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना नहीं बल्कि क्या था, धन प्राप्त करना था। इस कारण उन साम्राज्यों को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने उन्हें उन्हीं राजाओं के हाथ में वापस सौंप दिया और बदले में उनसे हर साल कुछ न कुछ क्या किया, उपहार लेता गया। स्टूडेंट्स अब देखते हैं आगे क्या हुआ।
मनोरमा। सो स्टूडेंट, आप ये बता सकते हैं हाउ फार डिड अलाउद्दीन एम्पायर एक्सटेंडेड। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था। आप लोग इस मैप में सर्च कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से इलाके अपने सल्तनत में जोड़े थे। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात व चित्तौड़ साम्राज्यों को अपने साम्राज्यों में क्यों मिलाया, लेकिन दक्षिण के साम्राज्यों को क्यों नहीं मिलाया, जैसे कि हमने आपको अभी बताया। सो आप लोग इसका आंसर नोट डाउन कीजिए। देन मनोरमा क्या कहती है, सर डिड ही वेल्थ अमेज्ड बाय अलाउद्दीन फ्रॉम वार पे फॉर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ हिज सल्तनत। मनोरमा कहती, गुरुजी लगता है कि अलाउद्दीन के साम्राज्य का सभी खर्च युद्ध से और किसानों के लगान से निकल जाता था। शिक्षक टीचर कहते हैं, दे डिड टू अ सर्टेन एक्सटेंट बट मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव expenses of his kingdom were made from the land tax collected from the farmers. Alauddin fixed the land tax at half the produce of the farmers. टीचर कहते हैं, कुछ हद तक तो यह बात ठीक है, मगर शासन का अधिकांश खर्च किसानों से लिए गए लगान मीन्स टैक्स से चलता था। अलाउद्दीन ने तय किया था कि किसान अपनी उपज का आधा हिस्सा लगान के रूप में देंगे। मीन्स अपना क्या है, जो भी फसल वो उगाएंगे उसका आधा वो किंग्स को देंगे। मनोरमा पूछती है, was not that too much, मगर ये तो बहुत ज्यादा था। तो टीचर कहते हैं, यस इट वॉज बट अलाउद्दीन डिड नॉट लेवी अदर्स टैक्सेस दैट वेयर usually collected in those days. He decided to collect only land taxes and tax on pastures, so the farmers did not have to pay too many taxes. However, this did not benefit the tax collected because their income was reduced. Jaya, how? टीचर कहते हैं, अलाउद्दीन के समय से पहले ये राजा और गांव के मुखिया ही किसानों से लगान इकट्ठा करते थे, लेकिन अब सुल्तान के अधिकारी जो है खुद किसानों से लगान की वसूली करने लगे। इससे उन राजाओं व मुखिया लोगों को जो रियायतें मिली हुई थी वे खत्म हो गई। वे अब किसानों से मनमानी वसूली भी नहीं कर सकते थे। इस प्रकार अलाउद्दीन ने किसानों से सीधा संपर्क बनाया और बीच के बिचौलियों को क्या किया, उसने हटा दिया। मीन्स जो है किंग क्या था, उसने ही टैक्स लेना चालू कर दिया था। जावेद कहते हैं, अरे इतने कम समय में अलाउद्दीन ने कर व्यवस्था में बहुत सुधार किया। अब आगे देखते हैं। टीचर कहते हैं, यस ही ऑल्सो मेड स्पेशल एफर्ट टू एंश्योर दैट हिज सोल्जर्स कुड बट गुड एट reasonable price in Delhi. He fixed the rates of all goods sold and fixed the place where they could be sold. This made it easier for him to control their sales. He meted out serves punishment to any merchant who overcharged or underweight his merchandise. शिक्षक जो है टीचर कहते हैं कि यस अलाउद्दीन ने दिल्ली में अपने सैनिकों को कम कीमत में पर्याप्त सामान मिले, इसके लिए भी विशेष प्रयास किया था। उसने सभी सामानों की कीमत तय करने ऐलान कर दिया जो भी व्यापारी उसे अधिक कीमत लेगा या सही वजन से कम तौलेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही सभी वस्तुओं के बाजार को नियत स्थान पर रखा ताकि मूल्य को नियंत्रित किया जा सके और सेना में भ्रष्टाचार ना फैले। इसके लिए उसने अपने सैनिकों के चेहरे का क्या किया, ब्यौरा दर्ज करवाया, हुलिया प्रथा करवाया और घोड़ों को दागने की प्रथा भी शुरू की ताकि उनकी सही पहचान हो सके। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। टू एंश्योर दैट हिज आर्मी रिमेन्ड फ्री ऑफ करप्शन हिज इंट्रोज टू practice the first was known as हुलिया प्रथा और फेशियल
प्रोफाइल, जैसे हमने अभी बताया था हुलिया प्रथा उसने किया और घोड़ों को दागने की क्या की प्रथा चालू की, मीन्स हुलिया प्रथा एंड फेशियल प्रोफाइल्स। ही रिकॉर्डेड portraits of each one of his soldiers to make it easier to identify them, और जिससे कि क्या किया जा सके, उन्हें पहचाना जा सके। सो अब हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अलाउद्दीन आल्सो सेव्ड द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द अटैक्स ऑफ द attack of the Mongols army. The Mongols had come from Central Asia to plunder and establish a large empire in India. Alauddin successfully repulsed them at the border of his empire. Alauddin died in 1316, a few years after his death. Ghiyasuddin Tughlaq established a new dynasty in Delhi. This was the Tughlaq dynasty. So students, उसके बाद क्या हुआ कि इन सब के अलावा अलाउद्दीन की एक बड़ी उपलब्धि थी मंगोलों के आक्रमणों को रोकना। मंगोल मध्य एशिया से लूटपाट करने लगे। वह साम्राज्य स्थापना के लिए बड़ी सेना लेकर भारत आए थे। अलाउद्दीन ने बड़ी सफलता के साथ उन्हें अपनी सीमा से बाहर ही रोक दिया और इस तरह दिल्ली सल्तनत मंगोलों के आक्रमण से बच गई। सन 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई और उसके मरने के कुछ ही साल बाद दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना हुई, गयासुद्दीन तुगलक ने की। यह वंश था तुगलक वंश और इस वंश का पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। सो स्टूडेंट्स, अब हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर।